ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा हो गया मूवमेंट। तो आपके पास अगर एक ए पॉइंट है, अच्छा पोजीशन वेक्टर क्या होता है ममा? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, हाँ जी, जो वेक्टर ओरिजिन से आता है, जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ होता है, ओरिजिन, उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे एक ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो ये ओ ए वेक्टर बनाया जा सकता है। इस ओ ए वेक्टर को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो कोई पूछे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन, और हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर जरूर होता है, हर पॉइंट। इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो हर पॉइंट के अपने क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल है। जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसी के पीछे बस आई जे के लगाना, आई और प्लस जे और प्लस के। तो ये जो वेक्टर निकल कर आएगा, इस वेक्टर को हम कहेंगे कि ये इसका, ये इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो क्या हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन सकता है? आंसर है बिल्कुल भाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 -3 और 5 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लीजिए ओपी है, तो ओपी वेक्टर क्या बनेगा, 2i -3j और +5k। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर सेटअप हो जाएगा। हर पॉइंट का क्या निकाला जा सकता है, पोजीशन वेक्टर। ये पहले इस चीज को समझो। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से हो, ओरिजिन से। ठीक है, अच्छा जी। अब 10th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई? कि जो आपके पास दो पॉइंट होते थे, है ना, एक ए और एक बी, और फिर इनके इनके डिस्टेंस को अगर कोई तीसरा पॉइंट किसी रेशो में बांटता था, याद करो, एम रेशो एन में, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे। ऐसा आपने कुछ 10th क्लास में पढ़ा था, x2, और उसका फॉर्मूला होता था x इक्वल टू में m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ये 10th क्लास का है। 12th के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला आता है। और ऐसी y इक्वल टू में m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये इंटरनली है, ये पॉइंट इंटरनली बांट रहा है, इंटरनली। ठीक है, इसी केस में एक्सटर्नली भी हो सकता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना ही है। तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है एक्सटर्नली में। यहाँ पर जैसे एक ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और ये इनके बीच का लाइन सेगमेंट है, और कोई पॉइंट बाहर से बांट रहा है, मान लीजिए इसको। तो ये वाला रेशो कितना हो गया, एम। ये पूरा रेशो कितना हो गया, एन। तो फॉर्मूला बनता है, इसका भी एक्स वाई आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला बनता है एक्स निकालने के लिए एम x2 माइनस एन x1 अपॉन में m माइनस एन, माइनस आ जाता है एक्सटर्नली में। ठीक है, और ऐसे ही y इक्वल टू में m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस एन। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला मतलब आपने थोड़ा बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है 10th क्लास में, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। अभी 12th का हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और बता दो, जैसे मान लो यार ये एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ पॉइंट इंटरनली है, और रेशो है 7:2। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो मैं पी पॉइंट बनाऊं, ये ए के नजदीक बनाऊं कि बी के नजदीक बनाऊं? रेशो कितना है, तो मतलब क्या है 7:2 का, कि 7 हिस्से, 7 हिस्से तो ए की तरफ से है। ठीक है, ठीक है, और जो बी वाला है उसके उसकी तरफ से कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। तो मतलब यहाँ कहीं बनेगा, तो 7:, मतलब ऐसे पागलों की तरह कहीं भी बना मत दिया करो, थोड़ा सा जज किया करो। 7:2 है, मान लीजिए यही चीज होती 2:4 या 2:5 होती, तो कहाँ बनाते, तो ए की तरफ ज्यादा बनता। 5 हिस्से बी की तरफ है, 2 हिस्से ए की तरफ।
ठीक है। अच्छा जी, चलो एक और डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे ए पॉइंट है और आपके पास एक बी पॉइंट है, और मैं कह रहा हूं पी पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली है, और कहाँ है, बाहर, एक्सटर्नली है। अब यहां भी हो सकता है वो चाहे तो यहां भी हो सकता है। सही बात है, दो, और दो लोकेशंस मिलते हैं उसको। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं रेशो है 7:4, तो अब आप बताइए किस साइड में है, इस साइड है या इस साइड है। उससे पता चलेगा कि ए से कितनी दूरी पर है, तो वही, और बी से कितनी दूरी पर है। अब आप बताओ, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर। भाई अगर यहाँ रखते हैं तो मैंने बताया था ए से कितनी दूरी पर है और बी से कितनी दूरी पर है। बात हजम हो रही है थोड़ी सी, मामला गड़बड़ बैठ रहा है। तो ए से ज्यादा दूरी पर है, तो इस तरफ मत बनाइए, इधर बनाइए। कितना रेशो, 7:4। हाँ अब सही है। मतलब प्रैक्टिकली सोचना है कि डायग्राम कैसा होगा, ऐसे ही नहीं कुछ भी। ठीक है, समझना है। तो आइए 12th क्लास का सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। 12th क्लास का सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर दो पॉइंट हैं तुम्हारे पास, ए और बी, और अगर इनका पोजीशन वेक्टर पता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट कहां से हो, ओरिजिन से, और ऐसे ही इसका भी इनिशियल पॉइंट कहां से हो, ओरिजिन से हो। मतलब एक ए वेक्टर है आपके पास और एक बी वेक्टर। चलो एक चीज और पूछता हूँ तुमसे, मुझे एक बात बताओ, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो क्या आप ये वाला वेक्टर बना सकते हैं। बना सकते हो इसको, कैसे बनाओगे। कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, एक कोऑर्डिनेट निकालने का सिस्टम भी सही है, लेकिन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बी वेक्टर माइनस ये निकल जाएगा डायरेक्ट, अगर पोजीशन वेक्टर्स पता होते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर पोजीशन वेक्टर्स पता होते हैं और उनके बीच में अगर वेक्टर बनाना है तो बन जाता है डायरेक्ट बी। अच्छा ये ना पता होकर अगर कोऑर्डिनेट पता होते तो बना लेते। हाँ ये तो सबसे पहला कंसेप्ट ये तो सीखा था कि दो पॉइंटों के बीच में कैसे वेक्टर जनरेट करते हैं। अब आपने एक नई चीज सीखी है कि अगर दो पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो ए भी निकालना है वेक्टर, तो बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना। आया समझ में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी काम आएगी। तो अगर दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट पता है तो भी निकाल देते हैं वेक्टर, अगर दो पॉइंट पता है तो भी उनके बीच में बनने वाला वेक्टर निकाला जा सकता है। चलिए, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है वो सुनो। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर दो पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर्स पता है और उनके बीच में वो जो वेक्टर बन रहा है, अगर वो किसी तीसरे पॉइंट द्वारा इस वेक्टर को किसी रेशो में बांट रहा है, मान लीजिए m रेशो n में बांट रहा है। ए और बी दो पॉइंट हैं, उनके बीच में बनने वाला वेक्टर अगर किसी पॉइंट द्वारा किसी रेशो में बांटा जाता है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट निकाला जा सकता है, वो ये कह रहा है। अच्छा अगर पोजीशन वेक्टर मिला तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट मिला पी का, कह सकता हूं मैं। भाई जब कोऑर्डिनेट मिला था तो आई जे के पीछे लगा के ही तो आपने उसका पोजीशन वेक्टर बना दिया था। अब अगर मैं कल को आर वेक्टर मान लीजिए पता कर लूं, i-2j और +3 के, आप मुझे पी के कोऑर्डिनेट बताना कितने हो जाएंगे। 1, -2, 3। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। अब आपको बस ये पता करना है कि वो फॉर्मूला क्या है जिसके तहत आर वेक्टर निकाला जा सकता है अगर रेशो पता है और पोजीशन वेक्टर्स पता है ए और बी के। तो वो फॉर्मूला है आर वेक्टर इक्वल टू एम, इधर है ना। अब एम को ये गौर कर लीजिए किस किस से टच में है, ए और आर वेक्टर से, तो एम को मल्टीप्लाई करना है आपको अदर देन दीज। तो मतलब एम मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन, ये है आर वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो अगर इंटरनली बांट रहा है पॉइंट, देखो थोड़ा पढ़ेंगे ना बार बार तो रिवाइज होती है चीजें, रिवाइज होने से आपके दिमाग में बैठता है, फिर क्वेश्चंस करने से वो परमानेंट। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको वापस और सीख लेने चाहिए। तो आपने क्या क्या सीखा सेक्शन फॉर्मूले में कि अगर दो पॉइंट पता है
और उनका क्या पता है, पोजीशन वेक्टर्स पता है, इसका ए वेक्टर और इसका बी वेक्टर। तो इनके बीच में बनने वाली लाइन अगर किसी पी पॉइंट द्वारा किसी रेशो में बटी है तो हम इस पी पॉइंट की क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्लियर है, आर वेक्टर इक्वल टू में एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। ये एक ही फॉर्मूला है, इसमें जैसे उसमें होता था ना एक्स का अलग वाई का अलग ना, इसमें एक ही है, आर वेक्टर इक्वल टू। और अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली है, क्या है ये पॉइंट, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, यहाँ बी पॉइंट हो गया, और अगर एक्सटर्नली बांट रहा है तो ये वाला रेशियो कितना चलेगा, एम, ये वाला कितना चलेगा, एन। इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और ये वाला हमें निकालना है। तो आर वेक्टर का फॉर्मूला होगा एम वेक्टर, हाँ भाई एम किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, बी से टच नहीं है, माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन, माइनस में चलता है, एक्सटर्नली के केस में माइनस चलाते हैं, इंटरनली के केस में प्लस चलाते हैं, याद रखेंगे। हाँ, अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो रेशो क्लियर ही हो जाएगा, एम 1:1, तो ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस और अपॉन में, ऐसे आएगा। एक्सटर्नली कभी 1:1 में बांट नहीं सकते, ठीक है, तो आप बोलो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऐसी बात नहीं करिए, इंटरनली ही बढ़ता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इंटरनली हो सकता है, बाहर कोई पॉइंट है वो थोड़ी मिड पॉइंट हो सकता है। और पूछिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को इश्यू है तो बताइए, पक्का। इस पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको इसमें मतलब कि एनसीईआरटी में भी है, 2:1 1:2, और ये सेक्शन फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, तो इसको याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो सीखा था वो था कि प्रोडक्ट कर सकते हैं दो तरीके से, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, सही है। हमने इवन डॉट प्रोडक्ट का तरीका भी देख लिया था, डॉट प्रोडक्ट के तरीके में आई को आई से, जे को जे से और के को, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ये बात भी सही है, ठीक है। अच्छा जी, किताब है किसी पास, किताब है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी जरूरी है। हाँ हाँ, डॉट से ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये बात क्लियर है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसी क्वांटिटी देगा, ये पहला ऑब्जर्वेशन है इसका, स्केलर क्वांटिटी देता है। दूसरा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब हम एक चीज यहाँ पे सीखेंगे कि भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये प्रॉपर्टी है और ये बहुत यूज होगी, तो रवे योगेश के पीछे छुप गया है बिल्कुल जैसे, योगेश आप थोड़ा सा और आगे जाना बेटा, थोड़ा सा आगे हो जाओ। हाँ सो जाता, मान ले थोड़ा इस साइड, ठीक, चल रहा है। हाँ भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का और कॉस थीटा है। अब यहां पर आपको एक कंसेप्ट सीखना है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब कोई वेक्टर अपने साथ ही कितना एंगल क्रिएट करता है, 0 डिग्री क्रिएट करता है, तो अगर मैं इसके हिसाब से लगाऊं, इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीज यूज होती है कि ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। बहुत जगह आप ऐसा भी करते हैं
योगेश पढ़ाई पे ध्यान नहीं बिल्कुल भी, क्या कर रहा था, पलट देगा। अब मुझे एक बात बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये लिख सकता हूं। बहुत जगह ऐसा लिखा होगा, जानबूझ के ऐसा बना, मतलब कोई भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख रहा है तो आप समझो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकता हूँ, अलाउड है, ये बहुत सारे प्रूफ्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपके पास, एक ये कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट ये भी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज देखिए, दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है या जीरो वेक्टर के बराबर होता है, बोलिए, जीरो के बराबर होता है या जीरो वेक्टर के बराबर होता है, या जीरो और जीरो वेक्टर एक ही बात, जीरो वेक्टर के, जीरो के, जीरो के, आइडिया नहीं है, मुझे बात बताओ दो वेक्टरों का डॉट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो जीरो वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, जीरो वेक्टर और जीरो, हाँ ये कुछ, क्योंकि ये जीरो और जीरो वेक्टर में फर्क है, आप बताओ फर्क है, बिल्कुल है फर्क, जीरो, देखो भाई जीरो वेक्टर है ये, इसकी डायरेक्शन है, और जीरो एक नंबर है, एक एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टरों का डॉट जीरो देगा कि जीरो वेक्टर देगा, आंसर जीरो देगा, तो भाई ये चीजों को थोड़ा समझ लो। ठीक है, बहुत बच्चों को जीरो और जीरो वेक्टर में कोई खास फर्क दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि उसको करने से फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो ही बैठता है, तो कोई खास इंपैक्ट दिखता नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं दो वेक्टरों का डॉट करके इक्वल टू में डी वेक्टर, और अगर आप उसको एग्री करते हो हाँ हाँ सही बात है, तो आप बताओ सही है क्या वो तो गलत चीज है ना, आप वेक्टर के वेक्टर क्यों बोल रहे हो, वो एक स्केलर नंबर बोलो, के बोल लो, डी बोल लो, डी वेक्टर मत बोलो बस। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कब जीरो के बराबर होता है, कब, जब दोनों वेक्टर आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, और यही वजह है कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर किसके बराबर हो जाता है, क्यों, क्योंकि आई वेक्टर आई यूनिट और परपेंडिकुलर किसके, जे के साथ। ठीक है, ये सब रीजंस हैं, और बाकी एक इसी में हमें एक फॉर्मूला भी मिलेगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने, फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू में, अब देखो जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता है ना उसको देखना कितना दिक्कत होगी यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैं यहाँ पे मॉडुलस और लगाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने ऊपर मॉडुलस लगाया है, ये ऊपर वाले के लिए मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है, मॉडुलस क्या करता है, चीजों को पॉजिटिव रखता है। अगर, हालांकि एक और फॉर्मूला आप आगे चल के देखोगे जिसमें साइन थीटा करके यूज होगा, उसमें आप लिखते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और फिर हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए ये जो मैंने मॉडुलस लगाया है, ये मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है, गलत, ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये वेक्टर के ऊपर है, कोई चीज अगर नंबर है उसके ऊपर अगर ऐसे लगाया आपने तो ये किसका काम कर रहा है, मॉडुलस का। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर है और अगर आप उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं तो ये किसका काम कर रहा है अभी, मैग्नीट्यूड का। यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के ऊपर ये मॉडुलस का काम कर रहा है, क्योंकि ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी देगा आपको, लेकिन यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है, एक वेक्टर देता है आपको, तो अब ये मॉडुलस का काम नहीं करेगा बल्कि किसका काम करेगा, मैग्नीट्यूड का। मतलब आपको इस फॉर्मूले के अंदर काम क्या करना है वो सुनो, आपको पहले तो इनका क्या निकालना है, क्रॉस, फिर इनका क्या निकालना है,
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की टेंशन नहीं लीजिए, वो नेगेटिव नहीं आता। डॉट नेगेटिव आ सकता है, यही वजह है कि इसके ऊपर क्या लगाया था मैंने, मॉडुलस, क्योंकि मुझे यहाँ पर थीटा लेस देन 90 चाहिए, लेस देन 180 वाला चाहिए, 180 90 वाला चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव रखता हूँ। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड का काम करेगा ऊपर वाले के लिए। अच्छा, नीचे वालों के लिए क्या काम करेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, एक स्केलर है, स्केलर के ऊपर मैग्नीट्यूड तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के ऊपर फिर और पॉजिटिव लग गया तो ठीक है। तो आप इस बात को भी थोड़ा समझिए कि ए वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और इसके ऊपर मैंने मॉडुलस लगाया है, तो मॉडुलस हट जाएगा, मतलब ये यही रहेगा। इस पर इसको इतना डबल मॉडुलस था, कैसे हट गया, क्या हो गया, चीज पॉजिटिव है, वो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप उसके ऊपर डबल पॉजिटिव लगा रहे हो, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये एक ही बात होती है, इसको समझने में इतना कष्ट मत बनाइए, ठीक है। अच्छा, तो कॉस थीटा हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, स्केलर क्वांटिटी कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। प्रोजेक्शन में ऑलरेडी आपको कवर अप करा चुका हूं, प्रोजेक्शन में, ठीक है। प्रोजेक्शन और इस बस इसी पे बेस्ड है आपकी 10.3 एक्सरसाइज। अब काम सुन लीजिए, काम क्या है आपके, आपको 10.3 एक्सरसाइज करके लेके आनी है, ठीक है। अरे रुक जा, अभी क्रॉस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हिसाब किताब को। अब बाकी क्वेश्चन हमें करने हैं एमटीजी से भी और इनसे भी, जिससे कॉन्फिडेंस आए। और एमटीजी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको वेक्टर का, ठीक है। डिफरेंशियल, इसके डिफरेंशियल के मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए एमटीजी से, एओआई के। तुम चाहते तो नहीं हो भाई एओआई के मैं कराऊं, डिफरेंशियल के चाहते हो, बोलो नहीं ना, ठीक है, वेक्टर की करवा रहा हूँ। डिफरेंशियल की अगर आप चाहते हो मुझे बता देना, बाकी सैम्पल पेपर्स में से आप कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं है मुश्किल, हाँ तो ट्रिकी वाले तो आएंगे ना थोड़े से, थोड़ा सा मैं देखना पड़ता है कि कैसे होता है, और नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, चीज को सीखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का काम क्या होता है भाई, क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर, या तुम्हें याद क्यों नहीं रहती बात, ऐसा वेक्टर देना जो दोनों वेक्टरों के क्या हो, सिंपल बात है। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है, लेकिन उस वेक्टर की खासियत है कि वो दोनों वेक्टरों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को ध्यान रखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा एक वेक्टर देगा। अच्छा, दो वेक्टरों का प्लस क्या देता है, और माइनस, बहुत बढ़िया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या देता है, स्केलर, स्केलर, स्केलर नंबर, बहुत बढ़िया, इन चीजों को याद है, ठीक है। तो दो वेक्टरों का क्रॉस भी आपको क्या देता है, एक वेक्टर देता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी एक वेक्टर दे रहा है, रीजन बड़ा क्लियर है, पीछे एक एन यूनिट कैप होता है, ठीक है। ये है एक्चुअल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का एक वर्जन और भी है जो आपके सामने आएगा, इसके ऊपर ना वो मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। अब जब मैग्नीट्यूड आपने यहां लगाया, तो इसका मतलब आप इस वेक्टर का क्या ढूंढ रहे हैं, मैग्नीट्यूड, सही है भाई, ये तो वेक्टर दे रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं तो इसका मतलब इस पूरे के ऊपर भी क्या लगेगा, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, ये बात आप मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नी मतलब ऐसे चलेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और एन कैप इस पूरे के ऊपर। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड बांटना ही शुरू करूं तो ये इसके ऊपर कैसा बिहेव करेगा, मॉडुलस का क्या, मैग्नीट्यूड का, मॉडुलस का कि वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीट्यूड तो है ही, स्केलर नंबर है, इसके ऊपर आप मॉडुलस चढ़ाओगे तो फिर मतलब मॉडुलस का बिहेव करेगा, तो ये मतलब यही रहेगा, ये ये भी मॉडुलस ही बिहेव करेगा। साइन थीटा, आप बताइए वेक्टर है क्या कि मैग्नीट्यूड खोजोगे उसका, एक नंबर ही तो है,
और यहाँ पे साइन थीटा लेस देन 90 वाला ही है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा। और अगर मोर देन वाला भी होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होता है, ऑल साइन साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एन कैप, एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, अच्छा इसके ऊपर जब मॉडुलस लगेगा तो कैसे काम करेगा, मैग्नीट्यूड का काम करेगा कि पॉजिटिव बनाएगा, भाई वेक्टर है ये, वेक्टर के ऊपर जब मॉडुलस लगता है तो वो किस काम करता है, मैग्नीट्यूड का। और एन मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्यों, बहुत बढ़िया, क्योंकि यूनिट वेक्टर। तो आपके सामने एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले अब आए हैं आपके पास, कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, जहां मैग्नीट्यूड नहीं होता पीछे एन कैप लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आपने इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा दिया तो एन कैप हट गया। वो एन कैप क्यों हट गया, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, हट गया वो। अच्छा जी, फिर इससे आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस अपॉन में इसके। भैया थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बनाया था कॉस थीटा करके, कॉस थीटा इक्वल टू में ए का मैग्नेट ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और इस तरीके से। भैया एंगल किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे कि इससे निकालेंगे, आप बताओ, आप बताओ, थीटा किससे निकालेंगे, निकल दोनों से सकता है ना, नहीं नहीं निकल दोनों से सकता है या नहीं, नहीं। अगर क्वेश्चन में डॉट दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया बी का मैग्नीट्यूड, तो किससे निकालोगे, कॉस थीटा से। लेकिन अगर क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो किससे निकालेंगे, sin theta से। अब इसमें कोई रटने वाली बात थोड़ी है, ये तो समझने की बात, ठीक है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज का इतना ज्यादा मतलब यूज नहीं होता है, बट फिर भी आप देख लीजिए एक बार। और इसमें सबसे पहले वेक्टर, मैंने वो तो बता ही दिया आपको कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। दूसरा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर दो वेक्टरों का अगर आपने क्रॉस किया और अगर वो जीरो वेक्टर के इक्वल आता है, तो इसका मतलब होता है लाइनें कैसी हैं आपस में, पैरेलल। परपेंडिकुलर के लिए क्या था, डॉट था, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आता है, और ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर किसके बराबर आता है, जीरो वेक्टर। अच्छा ये वेक्टर लिखना चाहिए कि यहाँ जीरो लिखना चाहिए, जीरो तो नहीं लिखना चाहिए, यहाँ वेक्टर ही लिखना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस फॉर्मूले को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, अच्छा ये बताओ ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये जीरो के, क्यों, क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड यहाँ भी लगाओगे तो तुम मैग्नीट्यूड यहाँ भी लगाओ, अब जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना, लिखिए। तो इस चीज से भी क्या इंडिकेट होता है कि लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। तो लाइनें जब पैरेलल हैं उसके लिए अब दो तरीके आ गए, या तो a1/a2 इक्वल टू c1/c2 करो, ठीक है, दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं उसके लिए या तो वो करो, और या तो फिर आप ये करिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, जीरो के, और जीरो के मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ जी बोलो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर देता है, सही है, कौन से, भाई देखो अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया तो वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल, मतलब जैसे मान लो एक सतह पर, जैसे मान लो अभी तक तो ऐसे थे, ये सतह अभी भी स्क्रीन ही है ना, तो एक वेक्टर यहां जा रहा है एक वेक्टर यहां जा रहा है, क्या ये पैरेलल है, आंसर है नहीं। ये वेक्टर अभी भी सेम सतह पर है लेकिन ये आपस में कैसे हैं, अब इनका जब मैं क्रॉस करूंगा ना तो कितने के बराबर आएगा, लेकिन इनका क्रॉस करूंगा ना तो नहीं आएगा, बिल्कुल बात सही कह रहे हो, जो सी वेक्टर बनेगा वो तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेलल वेक्टरों का जो बनेगा मामला वो आपके पास सी वेक्टर है, समझना है? ठीक है, साइन थीटा समझा दिया मैंने। हाँ जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें जो प्रूफ में बहुत यूज होता है,
मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आप पलट के लिख सकते थे? हाँ या ना? ये अलाउड था ना? एक चीज और भी मैंने बताई थी कि कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये भी मैंने सिखाया आपको। देखो ये सब प्रूफ्स के हैं, इनको इनको रट लीजिएगा, मतलब इनको याद रखिए ना, क्योंकि कल हम प्रूफ्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या इक्वल होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के? हाँ या ना? आंसर है नहीं होता। फिर ये किसके इक्वल होता है? ये इनके माइनस के बराबर होता है। ये माइनस के कैसे बराबर हो गया? मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एक ए वेक्टर है, ये इन दोनों को जो क्रॉस करूंगा तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? परपेंडिकुलर तो उल्टा भी तो होता है, नीचे की साइड भी तो होगा। लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर, मतलब जिस तरफ से फोल्ड करोगे मामला उंगली, ए से बी की तरफ किया तो ऊपर बनेगा वेक्टर, और अगर उल्टा किया बी से ए तो कहां बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। तो इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर एक सी वेक्टर बनाएगा, ठीक है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर उल्टा सी बनाएगा, माइनस सी देगा ना उल्टा वाला। तो अगर मैं इसके आगे एक और माइनस लगवाऊं तो ये वापस से किसके इक्वल आ जाएगा? सी के, जो कि इसके इक्वल है। तो आपको जो सीखना है वो ये है, मतलब यूज कैसे होगा वो बता देता हूं आपको। यूज ऐसे होगा कि कहीं पर ना ऐसा लिखा होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और इसके आगे क्या लिखा होगा? तो आपको समझना है कि इस माइनस के इम्पैक्ट की वजह से आप इसको कैसे लिख पाओगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। या फिर कुछ जगह ये ऐसे यूज होगा कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये प्लस का है, और मतलब कहीं पर लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों आप इसमें कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इसको इसके जैसा लिखने के लिए मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा? सॉरी, उल्टा लिख दिया। मतलब मैं अगर अंदर वालों को घुमाऊं तो मेरे को आगे क्या लगाना पड़ेगा? और ये प्लस का ए वेक्टर क्रॉस, ये इससे पूरा क्या हो जाएगा? और यहाँ जीरो वेक्टर बनेगा। अच्छा, जीरो बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा, ये तो बता दो क्यों? बता बता, सही बोल रहा है जो सोच रहा है, सही सोच रहा है, बस तू बता। जीरो बनेगा कि जीरो वेक्टर बनेगा? दो वेक्टरों का माइनस, ये वेक्टर ही तो है, ये भी तो वेक्टर ही है। प्लस माइनस माइनस, दो वेक्टरों को माइनस कर दो तो क्या मिलता है? ये वेक्टर मिलता है ना, तो जीरो वेक्टर। अब बचा कुछ नहीं, उसको आप आगे चल के लेते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बनाएगा क्या? जीरो वेक्टर ना? ठीक, ठीक है, जा सकते हैं।